सिर्फ मेरा ही है। अच्छा। हाँ, मेरे ही जन्म स्थान है, वो राजस्थान का है, डांगीवास गांव का है, डांगीवास गांव का है। तो उस वक्त 1947 का रोड़ा पड़ने वाला था, मैं होने वाला था। तो मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस कर रहे थे जी। तो उन्होंने फिर मेरी माता जी को राजस्थान गांव भेज दिया। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। गांव का नाम है डांगीवास। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पंजाब में आप कब शिफ्ट हुए? पंजाब में तो जो शिफ्ट होने की जो बात है वो तो 1947 से पहले की बात है। अच्छा। मेरे दादाजी शंकर दास थे, वो करीब 1900 में, जब 1900 जब शुरू हुआ उस वक्त यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था। तो सामर सट्टा, लाहौर, मिंचनाबाद, तो मेरे दादाजी ने उधर सर्विस की है। तो मेरे पिताजी फिर वही थे। ऐसे हम करीब 100 साल के करीब हो गए, 100 साल के करीब, 100 साल से ऊपर हो गया। अब 2025 है। तो पंजाब में इधर आए को हमें 100 साल से ज़्यादा हो गया। प्राथमिक शिक्षा आपकी फिर कहाँ हुई? तो मैंने यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अबोर से 4 जमात पास की और उसके साथ में 4 नंबर दरवाजा, तो हाई स्कूल है, उसमें मैंने यहाँ से 10वीं पास किया जी। ब्रांच हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद में सर उच्च पढ़ाई उसके बाद मैंने प्राइवेट +2 किया। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, रेडियोग्राफर का जो एक्सरे करने वाले होते हैं, फिर उनका मैंने कोर्स पटियाला से किया। अच्छा। पटियाला मेडिकल कॉलेज से जी। पटियाला राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज से फिर मैंने रेडियोग्राफर का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो अमृतसर की थी। अच्छा। तो 1 साल मैंने अमृतसर लगाया। उसके एज ए डॉक्टर, एज ए रेडियोग्राफर, अच्छा। एक्सरे टेक्नीशियन, एज ए रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन 1 साल में अमृतसर गया। उसके बाद में ट्रांसफर होगी। उसके बाद मैं जलालाबाद आ गया। अच्छा। और जलालाबाद 1988 तक रहा। जलालाबाद सिविल हॉस्पिटल में 1988 तक रहा मैं। और 1988 के बाद मैं मलौट आ गया सिविल हॉस्पिटल। वहाँ मलौट सिविल हॉस्पिटल में 2000 तक रहा। अच्छा। मलौट सिविल हॉस्पिटल में 2000 तक रहा। दिसंबर 2000 में मेरी प्रमोशन हो गई। अच्छा। मैं एज ए चीफ रेडियोग्राफर बन गया। 2000 में मेरी प्रमोशन होगी, मैं एज ए चीफ रेडियोग्राफर बन गया। और वो ऑर्डर भी कुदरती अबोर के सिविल हॉस्पिटल पे हो गए। तो जनवरी 2001 में मैंने अबोर सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज ए चीफ। तो जहाँ मैंने सर्विस की, लोगों की सेवा की। और 31 मार्च 2006 को मैं यहाँ से फिर रिटायर हो गया। 31 मार्च 2006 को मैं यहाँ से रिटायर हो गया। तो 1968 में मैं लगा था। 2006 में मैं रिटायर हुआ। तो कुल मिलाकर मैंने 38 साल गवर्नमेंट सर्विस की है। परिवार में कौन कौन है डॉक्टर साहब? अब या पहले? कितने आप भाई बहन हो? और ऐसा अभी पिताजी क्या करते थे? अच्छा, हाँ, ऐसा परिवार में हम 4 भाई हैं जी और 2 बहनें हैं। तो सभी शादी
कर गए थे पिताजी सभी की। आज की डेट में हम दो भाई जिंदा हैं, दो जो मुझसे बड़े हैं वो दुनिया छोड़ गए। मुझसे एक छोटा है मुंशी राम, वो बैंक ऑफिसर रिटायर हुआ है, वो बटले रहता है। परिवार यही है, कोठी यही है, पर वो अकेले ही वहाँ रहता है। हम आप दो भाई हैं, दोनों में मैं बड़ा हूँ, मुंशी राम छोटा है। और दो बहनें थी, तो दोनों बहनें मुझसे छोटी थी और मुंशी राम दोनों बहनों से छोटा था। दो बहनों में से एक बहन चली गई, अब एक बहन है यहाँ। तो डॉक्टर साहब, आपके जो पढ़ाई के दिनों में आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पढ़ाई के दिनों में कोई ऐसी मुझे कोई मुश्किल नहीं आई जी। जैसे कि भी बाबा साहब को मुश्किल आई थी सामाजिक तौर पर। तो सामाजिक तौर पर मुझे ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई थी। तो मैं बराबरी दूसरे लड़कों के बराबरी बैठता था, सब कुछ था, और पढ़ाई में मैं काबिल था, होशियार था। तो चौथी में इतना काबिल था, जो स्कूल का हेडमास्टर था चौथी में, उसने मुझे कहा भी तुम काबिल हो, अच्छे हो, तो वजीफे का एग्ज़ाम दो। तो चौथी में मैंने वजीफे का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गया। पास होने से हुआ भी हर महीने 5वीं शुरू हो गया 2 रुपये महीना, तो वो जो मुझे 8वीं तक मिलते रहे। तो मुझे पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा कमरा है जो है मान सम्मान से भरा पड़ा है, अलग अलग ये रखे नजर आ रहे हैं। तो आपको ये जीवन में कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया है? जीवन में बहुत सारे सम्मानों से मुझे नवाजा गया, और हर संस्था ने, जितने भी संस्था है, सभी ने मुझे नवाजा है। चाहे वो अम्बेडकरवादी है, चाहे वो हिंदूवादी है, चाहे वो सिखवादी है, तीनों वर्गों के लोगों ने मुझे सम्मान दिया और सम्मानित किया। चौथा ये था, रिटायरमेंट के बाद तो वो सीनियर सिटीजन पाते हैं। तो सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, उनमें पीएम से लेकर एसडीएम डीसी तक रिटायर पर्सन सब इकट्ठे होते हैं जी। तो इतनी बड़ी संस्था में भी मुझे 2 बार सम्मानित किया गया, एज ए पेंशनर सीनियर सिटीजन करके। तो वो है, वो फोटो है, वो 2022 की लगती है साहब, वो फोटो ना। तो वो पेंशनर डे पर मुझे सम्मानित किया गया। तो ये आपके नाम के साथ नेशनल अवार्ड भी लगता है? हाँ, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, क्योंकि मैं महात्मा फुले जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अम्बेडकर जी, पेरे रामस्वामी नायकर जी, ये सामाजिक क्रांतिकारी हुए हैं। जो धार्मिक क्रांतिकारी हुए हैं, जैसे बुद्ध है, कबीर जी है, रविदास जी हैं, जो जितने भी गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक, तो इनकी सभी की मैंने जीवनी पढ़कर स्टडी की है। जब लोगों को इस तरह पता लगा भी ये हर चीज़ की स्टडी करता है, हर चीज़ का नॉलेज है, तो दिल्ली की एक संस्था है, दलित साहित्यिक संस्था दिल्ली की है। तो दिल्ली की जो साहित्यिक सदस्य मतलब संस्था है जी, उनको मेरे बारे में पता लगा भी डॉक्टर फूलचंद को हर एक की संस्था और समाज सम्मानित करती है, तो हमें भी इसको सम्मानित करना चाहिए। तो दिल्ली जो साहित्य
सिविलियन हुआ। तो उसके मुझे लेटर आया कि आपको दिल्ली के पास बुराड़ी गांव है जी। वहाँ फंक्शन आया था, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो फिर मैं चला गया। वो फोटो है, जी जी। वो फोटो बड़ी फोटो। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर वहाँ उन्होंने मुझे सम्मानित किया। जैसे ये मैं देख रहा हूँ कि काफी सारा लिटरेचर पढ़ा है, तो आपने अपने जीवन में बुक्स वगैरह भी लिखी? नहीं, बुक्स वगैरह मैंने नहीं लिखी। मैंने एक बुक्स लिखी थी जी। भारतीय लोग नीच कैसे बने, एक बुक लिखी है। अच्छा भारतीय लोग नीच कैसे बने, ये बुक मैंने लिखी है। अच्छा, ये कब लिखी सर? ये लिखी थी जब मेरा बेटा हुआ वीरेंद्रपाल सिंह, इसकी खुशी में मैंने ये बुक लिखी थी, भारतीय लोग नीच कैसे बने। और वो बुक इतनी पॉपुलर रही। अच्छा। वे बुकसर में प्रोफेसर गुरनाम सिंह है, वो बुक मुझसे ले गया। तो उस बुक के सारे उसने बड़ा ग्रंथ बड़ा लिख दिया, जो सारी दुनिया में अब चल रहा वो ग्रंथ, भारतीय लोग नीच कैसे बने। तो उसके फाउंडर जो राइटर है वो फूलचंद है, गुरनाम सिंह बाद में है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये संविधान के बारे में आपका क्या विचार है? कैसे? संविधान के बारे में आप क्या सोचते हो? संविधान तो एक देश को चलाने का एक सिस्टम है संविधान, और हर एक देशों का संविधान होता है। हाँ जी। इसलिए हमारे देश का भी संविधान है भी देश में शासन पद्धति कैसी हो, तो संविधान तो एक शासन पद्धति चलाने के लिए होता है। हर एक देश का अपना संविधान होता है, इसलिए हमारे देश का भी संविधान है। अच्छा सर, जैसे सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे, तो उसमें जातिवाद को लेकर आपके क्या विचार हैं? सामाजिक कुरीतियों से आपका क्या भाव? जैसे जातिवाद के नाम पर बहुत अन्याय होता है, कई बार जुल्म होता है, हाँ जी। तो उसके विषय में बताइए। देखो, ये जातिवाद जो है ना, ये धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज है। जो जातिवाद है, छुआछात है, ऊंच नीच है, निरादर है, नफरत है, ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और धर्म के साथ किन्होंने जोड़ा? आर्य लोगों ने। बुद्ध कबीर ने नहीं, बुद्ध कबीर ने तो हमें समानता दी है। आर्य लोग जो है विदेशी लोग हैं, इन्होंने ये छुआछात ऊंच नीच सोच दी है। और जब तक इनका इंडिया में राज रहेगा, इंडिया में राज रहेगा, तो मेरा विचार है जब तक इनका भारत में राज रहेगा, तो ये छुआछात ऊंच नीच जातिवाद कभी भी खत्म नहीं होगा। आरक्षण को लेकर डॉक्टर साहब आप क्या सोचते हैं? आरक्षण एक सिस्टम है, जी। क्योंकि आरक्षण जब नहीं था, और आरक्षण जब नहीं था तो इस देश के जो असली वारिस थे, जिनको मूल निवासी कहते हैं, मूल निवासी अब यह आएगा कौन है? मूल निवासी वो है जो इस देश का असली वारिस है, जिनको अलग अलग फिरकों में बांट दिया। जैसे ST है, SC है, BC है, माइनॉरिटी है, जातो मार दिया। ये सभी क्या है? इस देश के असली वारिस मूल निवासी है। और ये टुकड़े किसने किए? आज जातें इतनी बढ़ा दी, हर जात अपने आप को वर्ग समझती है। वर्ग तो बहुत तो पीछे रह गया, हर जात अपने आप को वर्ग समझती है। और भारत में इस वक्त जो जात है 6,763 जाते हैं, 6,763 जाते हैं। और जब तक इस देश में आर्यों का राज रहेगा,
ये जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत कभी भी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, राजनीति को लेकर एक प्रश्न है मेरे मन में कि जैसे आजकल राजनीति है जो काफ़ी गंदली हो चुकी है, तो राजनीति में और हमारे जो SC BC लोग हैं उनकी भी भागीदारी है, लेकिन वो भी उतनी नहीं है जितनी जो संविधान हमें देता है। राजनीति से नहीं, संविधान से चलता है। ये तो राजनीति तो अलग अलग पार्टियां होती हैं। हाँ, तो पार्टी जो मेजोरिटी में आती है वो राज करने लग जाती है, पर राज जो करने का जो सिस्टम है वो संविधान है। तो डॉक्टर साहब, इस देश में सर्वोच्च संविधान को हम लोग माने या धर्म को जी? देखो, किसी भी देश में जो संविधान है वो सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सब कुछ तुम्हें देता है। धर्म तुम्हें कुछ नहीं देगा, संविधान ही सब कुछ देगा। संविधान के तहत ही कानून बनते हैं, संविधान के तहत ही तुम संघर्ष करते हो, संविधान के तहत ही तुम्हारी डिमांडें मानी जाती हैं। धर्म के नाम पर डिमांडें नहीं मानी जाती। और डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन का कोई विशेष जिस टॉपिक जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पल जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, ऐसी कोई याद है जो हमारे कैमरे, हमारे चैनल के साथ शेयर? वो ऐसा है भी, जो मैं करीब 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, करीब जी। मिलने के बाद जब पिताजी को तनख्वाह मिली तो पिताजी के साथ मैं जाता था सौदा लेने के लिए, तो पिताजी के साथ चला गया। तो मैंने कहा, पिताजी जो पिछले पैसे है ना इन पर दे दो, और अब सौदा यहाँ से मत लेना, हम और कोई दुकान देखेंगे। पिताजी ने बोला, क्यों? तो जब हम जा रहे थे तब रोटी खाने लगे तो इन्होंने कहा, अरे बेटे उठ यहाँ से, इन डेढ़ों ने रोटी खानी है। ये शब्द कहे थे कि नहीं कहे थे? हाँ, कहने कहते थे। फिर अम्मा, इनके पास सौदा नहीं लेना चाहिए। कहने चल ठीक। पिताजी ने मेरी बात मान ली। तो ये कि मेरे जीवन की इतनी घटना बड़ी थी, तो मैंने सोचा भी हम शान शकल में उससे अच्छे हैं, कपड़े भी अच्छे पाल रखे हैं, गरीब भी नहीं है, जितना चलो समाज में जैसा ठीक है। और ये कितना गंदी बात कर दी। तो ये एक मेरे जीवन की जाति तौर पे, समाजी तौर पे एक बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना, अब मैं बूढ़ा हो गया, और ये उस वक्त की है जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो अभी तक ये घटना ऐसा है जैसे कल ही गुजरी हो। ये घटना मेरे दिमाग से नहीं निकलती। राजनीति में भी आप गए डॉक्टर साहब, और राजनीति का सफर आपका कैसे रहा? राजनीति में जब मैं सर्विस लग गया तो दुसवा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में है जी। दुसवा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में, वहाँ रहा मैं। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा कामरेडों की तरफ था, जैसे अवतार सिंह मल्होत्रा वगैरह, प्रोफेसर मोहन सिंह वगैरह। तो वो हॉस्पिटल में होने के नाते जब वो इधर से आते थे तो रात को मेरे पास ही रहते थे, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। तो वहाँ से उनसे बहुत बातें चलती थी। तो वो कामरेड थे। तो पिताजी जो पहले ऐसा था भी, इधर
अब और बलराम जाखड़ था, तो बलराम जाखड़ तो पिताजी के साथ अच्छे संबंध थे, वो कांग्रेसी था, तो फिर हम भी माइंड में तो कांग्रेसी थी। जब वो आने लग गए तो वो कामरेड थे, फिर वो मुझे कुछ लिटरेचर दे जाते थे, जब कभी रात रहना तो मेरे पास रहते थे। तो इस ऐसे हौली हौली झुकाव मेरा फिर कामरेडों की तरफ चला गया। भी कांग्रेस ने तो 1947 से राज कर दिया, हमारे कुछ सुधारा ही नहीं, चलो कामरेड कुछ करेंगे, हम कामरेड पढ़ लेते हैं। बाद मैंने पढ़ा। तो जैसे डॉक्टर साहब मैं फोटो देख रहा हूँ, साहब काशीराम जी और बहन जी की भी लगी हुई है आपके कमरे में, तो इनके साथ भी काम करने का मौका मिला? हाँ, जलालाबाद से ना मैं, तो कामरेडा नाल से मैं, तो मास्टर कश्मीर जड़ा सी, ये कह लगे भी कामरेड जड़े है ये ब्राह्मणा की पार्टी है। अच्छा। मास्टर कश्मीर से वो फिर तो काशीराम में कहेगा वो संघर्ष कर रहा है, काशीराम में कहेगा वो संघर्ष कर रहा है जी जी, वो SC BC वाद से संघर्ष कर रहा है भी दिल्ली च अपना राज जावांगे, तो तुझे उधर जुड़ो, तुझे इन्ना पैसा करते हो, समय लाने हो, दिमाग लाने हो, उधर लाओ समाज बन बहुत भी इस तरह है। तुझे मैनू काशीराम नाल एक मुलाकात करा दो, मैं पैसे भी लै जाऊँ, समय भी लै जाऊँ, दिमाग भी ले जाऊँ, और काशीराम का कोई पता नहीं फूल चुद कोई है कि नहीं है, बट उन्हें पता होना चाहिए फूल चुद कोई है। फिर कोई मौका मिला, फिर काशीराम नाल मुलाकात हो गई, अंबाले उधर मिले। उस तो बाद जिथे भी पंजाब च आते सी तो मैं काशीराम नाल मिलता रहता सी। फिर यदि काशीराम की जी आइडियालॉजी सी वो अंबेडकरवाद की सी। फिर उन्होंने मैनू मास्टर कश्मीर ने फिर मैंने किताब दी अंबेडकर की, वो जीवनी पढ़ी, मैं पढ़ी, और मेरी मिसेज शीला राणी सी, तो असीं रात को पढ़ते सी, मैं पढ़ता सी तो सुनती सी, जो मैं थकिया तो वो पढ़ती सी, मैं सुनता सी, तो रात के 12 बजे तक लगे रहते थे। इस तरह से पढ़िया, तो इस तरह फिर असीं अंबेडकर ही पक्के बन गए। फिर जो BSP बनी तो असीं फिर दिल्ली गए सी, 14 अप्रैल 1984 BSP बनी, फिर उदों असीं दिल्ली गए। फिर जो 14 अप्रैल 1984 BSP बने तो उन फाउंडर मैंबरां च मैं भी हाँ, असीं दिल्ली गए सी। बहन जी भी आपके यहाँ आए हुए हैं? हाँ, काशीराम भी आए हैं, मायावती भी आई आए हैं आपके यहाँ घर पे? यहाँ घर पर। तो डॉक्टर साहब लास्ट प्रश्न, हाँ, आपकी शक्ल डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से काफी मिलती जुलती है। तो इस तरह है, जी, जब मैं शहर को जाता हूँ ना सुबह, जी, तो काफी लोग मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम कहकर ही बुलाते हैं। अच्छा। क्या आपकी शक्ल उससे मिलती है? मगर मिलती होगी मगर मेरी रहनी सहनी शुरू से ऐसे ही है, ऐसे रहता हूँ मैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत ज़्यादा सीखने और नई नई बातें जानने का मौका मिला। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डॉक्टर फूलचंद जी के साथ विशेष बातचीत भाटिया लाइव पर, और ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए भाटिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।